हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपनी फैमिली के साथ अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एंडोक्राइन ग्लैंड होगा, जिसके अंतर्गत हम थर्ड आई और थाइमस ग्लैंड के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसकी लोकेशन के बारे में जानेंगे, कौन से हार्मोन्स ये सीक्रेट करते हैं और इन हार्मोन्स के अधिक या कम सीक्रेट होने पर कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें और साथ में लास्ट तक वीडियो के साथ में बने रहें। जो भी फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है पीनियल ग्लैंड। तो याद रखिएगा, पीनियल ग्लैंड को कोनेरियम या एपिफाइसिस सेरेब्री या थर्ड आई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इनके 3 नाम याद रखिएगा, अदर नेम है। एक सबसे पहला हमारा कोनेरियम, दूसरा हमारा एपिफाइसिस सेरेब्री और तीसरा हमारा है द थर्ड आई। ठीक है, तो इन 3 नामों से जो है उसको हम जानते हैं पीनियल ग्लैंड को। इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है? तो याद रखना, एम्ब्रियो की एक्टोडर्म से होती है। कौन सी लेयर से होती है? एक्टोडर्म से होती है। ठीक है, याद रखिएगा, जो एम्ब्रियो हमारा होता है उसमें 3 लेयर होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी लेयर होती हैं? 3 लेयर होती हैं। सबसे जो बाहर की जो लेयर होती है वो आपका एक्टोडर्म होता है, बीच वाली जो लेयर होती है वो मेसोडर्म होती है, और जो सबसे अंदर की जो लेयर होती है वो आपका एंडोडर्म होती है। ठीक है, याद रखिएगा। वेट कितना होता है पीनियल ग्लैंड का? तो इसका जो वेट होता है वो 5 ग्राम होता है। ठीक है, अब हम अगर लोकेशन की बात करेंगे, देखिए मस्तिष्क में एक छोटी ग्रंथि जो कॉर्पस कैलोजम के पीछे, ठीक है, निचले हिस्से पर स्थित होती है। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये हमारा क्या है? कॉर्पस कैलोजम है। ठीक है, अब इस कॉर्पस कैलोजम के बिल्कुल लास्ट में, ठीक है, बिल्कुल उसके बिल्कुल अंतिम छोर पे चले जाइए, उसके जस्ट नीचे ये देखिए, ये जो ग्लैंड होती है, ठीक है, आप ये देख रहे हैं, बिल्कुल छोटी सी होती है, मटर के दाने के समान। ठीक है, तो ये जो ग्लैंड होती है इसी को हम क्या कहते हैं? पीनियल ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए लोकेशन। मस्तिष्क में एक छोटी ग्रंथि जो कॉर्पस कैलोसम के पिछले हिस्से, भाई कॉर्पस कैलोसम आपका ये पूरा है, ठीक है, ये आपका पूरा कॉर्पस कैलोसम है, ठीक है, इसके पिछले हिस्से में, और वो उसके जस्ट नीचे स्थित होती है। चलिए अब हम देखेंगे कि पीनियल ग्लैंड द्वारा कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है। तो याद रखिएगा, पहला है हमारा मेलेटोनिन हार्मोन, दूसरा है सेरोटोनिन हार्मोन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो मेलेटोनिन हार्मोन है इसके क्या कार्य हैं, ठीक है, क्या इसके फंक्शंस होते हैं। तो मेलेटोनिन हार्मोन सर्केडियन रिदम, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट टर्म आया है यहाँ पे, सर्केडियन रिदम। ठीक है, अब इसको हम आपको बाद में बताएंगे। सर्केडियन रिदम को रेगुलेट करती है। ठीक है, सर्केडियन रिदम को रेगुलेट करती है। सर्केडियन रिदम क्या है? देखिए, एक प्रकार की ये क्या होती है कि हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, जो हर एक इंडिविजुअल, ठीक है, हर एक ह्यूमन में जो है ये फिट होती है। अब आपने देखा होगा कि जब रात होती है या सुबह होती है तो व्यक्ति जो है अपने आप सो जाता है, और अपने आप जब सुबह होती है तो वो ऑटोमेटिक उठ जाता है। तो क्यों उठ जाता है? क्योंकि उसके अंदर एक प्रकार की बायोलॉजिकल क्लॉक फिट होती है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? सर्केडियन रिदम कहते हैं। इसके अलावा जो सर्केडियन रिदम है ये हमारे हार्मोन के स्राव, ठीक है, हार्मोन के सिक्रेशन, बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, और भी जितनी भी जो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको ये नियंत्रित करती है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? सर्केडियन रिदम कहते हैं। दूसरा काम क्या है इसका? रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को रेगुलेट करती है, याद रखिएगा। ठीक है, जितने भी आपके जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं उनको ये रेगुलेट करेगी। इसके अतिरिक्त मेलेटोनिन जो है मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुएशन साइकिल और हमारी जो डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको भी रेगुलेट करेगी। चलिए हम देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करता हूँ मैं। आँख के रेटिना पर पड़ने वाला जो प्रकाश है, ठीक है, जब आपकी आँख पर रेटिना का प्रकाश पड़ेगा तो याद रखिएगा वहाँ पे मेलेटोनिन का जो उत्पादन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, जबकि अंधेरा जो है वो मेलेटोनिन के संश्लेषण को उत्तेजित करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और यही कारण है कि जन्म से जो अंधी लड़कियाँ होती हैं वो सामान्य से पहले जो है यौवन को प्राप्त कर लेंगी। ठीक है, वो जल्दी जो है मैच्योर हो जाती हैं, क्योंकि ओवेरियन फंक्शन पर मेलेटोनिन का कोई निगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता उस कंडीशन में।
चलिए अब हम बात करते हैं सेरोटोनिन हार्मोन की। तो याद रखिएगा जो सेरोटोनिन हार्मोन होता है वो हमारा वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर मतलब क्या होता है, जब ब्लड वेसल्स हमारी कैसी हो जाएं, संकुचित हो जाएं, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएं, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर कहते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जब आपकी ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगी तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो आपकी रक्त वाहिकाओं का जो व्यास होता है, ठीक है, जो ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाता है। और जब कम हो जाता है तो इस कंडीशन में याद रखिएगा जो ब्लड प्रेशर है वो आपका कैसा हो जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। चलिए अब जो है हम लोग नेक्स्ट ग्लैंड थाइमस ग्लैंड के बारे में जानेंगे। तो जो थाइमस ग्लैंड का वेट होता है कितना होता है, याद रखिएगा 20 ग्राम होता है। ऑरिजिन कहाँ से होती है, तो याद रखिएगा एम्ब्रियो की जो मेसोडर्म लेयर होती है उससे इसका निर्माण होता है। लोकेशन देखेंगे हम, थाइमस ग्लैंड जो है ब्रेस्ट बोन के ठीक पीछे, याद रखिएगा जो स्टर्नम होती है हमारी उसके ठीक पीछे, और हृदय के सामने और फेफड़ों के बीच में स्थित होती है, ठीक है। आप जैसे ये देख रहे हैं ये हमारी क्या है, थाइमस ग्लैंड है, बीचों बीच जो ये बाइलोब्ड होती है, याद रखिएगा कैसी संरचना होती है इसकी, ये बाइलोब्ड होती है और दोनों जो फेफड़े होते हैं उसके बीच में स्थित होती है, ठीक है। और ये जो हमारा हार्ट है, हार्ट देखिए जो हार्ट की जो पोजीशन होती है थोड़ा नीचे होता है, जबकि हमारी जो थाइमस ग्लैंड होती है वो हृदय के थोड़ा सा ऊपर होती है और स्टर्नम के जस्ट पीछे स्थित होगी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा यौवन के बाद में यानी कि प्यूबर्टी के बाद में जो थाइमस ग्लैंड होती है वो कैसे होने लगती है, श्रिंक होने लगती है, यानी कि सिकुड़ने लगती है। और उसकी जगह कौन ले लेता है, फैट ले लेता है, ठीक है। वहाँ पे फिर फैट जो है एक्यूमुलेट होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है। थाइमस ग्लैंड हीमेटोपोइटिक और इंडोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह कार्य करती है। देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म आया है हीमेटोपोइटिक। हीमेटोपोइटिक का मतलब क्या होता है, जब आपकी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हीमेटोपोइटिक कहते हैं, ठीक है। और आपको मालूम होना चाहिए जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं उनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है, ठीक है। चलिए अब हम जानेंगे कि थाइमस ग्लैंड द्वारा जो है कौन कौन से हार्मोन जो हैं सीक्रेट होते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे 2 हार्मोन का सीक्रेशन होता है। पहला हमारा थाइमोसिन है और दूसरा हमारा है थाइमोपोएटिन हार्मोन है, ठीक है। ये 2 हार्मोन जो हैं सीक्रेट होते हैं। जो थाइमोसिन हार्मोन होता है ये टी लिम्फोसाइट के बनने को उत्तेजित करता है, याद रखिएगा टी लिम्फोसाइट कौन बनाएगा, ये आपका थाइमोसिन हार्मोन, ठीक है। जो थाइमोसिन हार्मोन होता है ये टी लिम्फोसाइट को बनने को उत्तेजित करता है। जबकि थाइमोपोएटिन की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है एसिटिल कोलाइन, ठीक है, जो कि आपका एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसके रिलीज़ को जो है ये रोकता है, ठीक है, उसको जो है फ्री होने से रोकेगा। चलिए अब हम देखेंगे कि थाइमस ग्लैंड का अगर डिसऑर्डर हो जाए या कमी या ज़्यादा हो जाए, ठीक है, कम या ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा हो तो उस कंडीशन में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 बीमारियां हैं। एक सबसे पहले आपकी है माइएस्थिया ग्रेवियस। इसमें क्या होता है कि जो आपकी स्केलेटन मसल्स होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, ठीक है, कमज़ोर हो जाती हैं। दूसरा क्या हमारा प्योर रेड सेल एप्लासिया, ठीक है। तो एप्लासिया क्या है, एक प्रकार की एनीमिया होती है और इसका कारण क्या होता है, जब याद रखिएगा आपकी एरिथ्रोपोइसिस की जो प्रक्रिया है वो क्या हो जाए, फेल हो जाए, यानी कि स्टॉप हो जाए। और एरिथ्रोपोइसिस होता है क्या है, एक्चुअली जब आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो अब आरबीसी हमारी बनती है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। नेक्स्ट हमारी बीमारी है, नेक्स्ट हमारी जो डिजीज़ है वो क्या है, हाइपोगामा ग्लोबुलिनीमिया, ठीक है। व्हेन द बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इनफ एंटीबॉडी, जब हमारी बॉडी जो है पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं कर पाती है तब उस कंडीशन में कौन सी बीमारी कॉज होगी, याद रखिएगा हाइपोगामा ग्लोबुलिनीमिया, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। और इस वीडियो या इस टॉपिक से संबंधित जो भी आपके सुझाव हों उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।